विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। और में बार बार हार से परेशान राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर सवाल उठाने के बाद खुद घिर चुके, क्योंकि आरोप तो लगा दिए लेकिन सबूत नहीं है। चुनाव आयोग कह चुका है कि हार की हताशा में ऐसे बयान देना लाजमी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले चुनाव नतीजों के बाद हार के लिए बहाने ढूंढे जाते थे, लेकिन इस बार बिहार चुनाव से पहले ही तैयारी इस वक्त कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सीधे साधे आरोप नहीं, सच्चाई। झारखंड में क्या हुआ? एक साथ चुनाव हुआ, झारखंड में जीत गई तो झारखंड में मैच फिक्सिंग नहीं था। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाकर राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में धांधली की थी। महाराष्ट्र में मिली शिकस्त से कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है और अब बिहार में भी राहुल को हार का डर सताने लगा है, जिसके बाद बीजेपी, जेडीयू और शिवसेना ने राहुल गांधी के चुनाव फिक्सिंग के दावों पर जमकर लताड़ लगा दी। राहुल जी के जो सवाल है वास्तविक सवाल है, सीधा सवाल है। इसमें कोई लंबे प्रेस नोट देने की जरूरत नहीं है इलेक्शन चुनाव आयोग से। हमने मांगा है इलेक्टोरल रोल, आप उपलब्ध कराइए बस। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 5 बजे के बाद उनको उपलब्ध कराइए, उसमें क्या तकलीफ है? महाराष्ट्र में हमारा जो नतीजा था वो पूरा बीजेपी के फेवर में चला गया है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के लोगों भी मोदी जी को साथा है। जैसे तेलंगाना में अभी वहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस का सरकार आया है। इसका मतलब है कि वहाँ पे कि अगर ईवीएम का प्रॉब्लम था तो वहाँ पे कि ईवीएम का प्रॉब्लम नहीं था क्या? जाहिर है बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस माहौल बनाना चाहती है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। बीजेपी चुटकी लेते हुए कह रही है कि बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने हार मान ली है। हर बार हारने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाली कांग्रेस अब की बार पहले ही हार का सेहरा सजा रही है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग मानते हैं और झारखंड में क्या हुआ? एक साथ चुनाव हुआ, झारखंड में जीत गई तो झारखंड में मैच फिक्सिंग नहीं था। ये अनाप शनाप इसलिए बक रहे हैं कि ये जानते हैं कि इन्हें तो जीत होनी नहीं है बिहार में, क्योंकि हार होना है तो अभी से ही वो बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। परसेंटेज बढ़ के इतनी हो गई कि सारी रात वोटिंग चली। ये सीधे साधे आरोप नहीं, सच्चाई है। और इन सच्चाई पर जवाब कोई देना है किसी को तो उसे इलेक्शन कमीशन देना है। ये भाजपा बीच में क्यों तिल मिला रही है? भाजपा क्या चोरी पकड़ी गई है आपकी? जिस प्रकार की टिप्पणियां भारत की सेना को लेकर राहुल गांधी जी ने और उनकी पार्टी ने की, उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि बिहार के चुनाव वो हारने वाले हैं। अब चुनाव हारने वाले हैं तो बहाना पहले से बनाना है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हारे तो पोस्ट इलेक्शन एक्सक्यूज बनाया कि देखो महाराष्ट्र में रिगिंग हो गई इसलिए हम हार गए। अब बिहार में हारने वाले हैं तो ये प्री इलेक्शन एक्सक्यूज बना रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस में आर पार की लड़ाई तेज हो चुकी है, तो वहीं सहयोगी दल भी आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर राहुल को जो डर सता रहा है, उसमें अब तेजस्वी भी उनका साथ दे रहे हैं। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि आत्म मंथन इनको करने की जरूरत है। और आत्म मंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। कांग्रेस के दावों को खोखला बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि संस्था को बदनाम करना ठीक नहीं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि फैसले पक्ष में नहीं आने के बाद ऐसे आरोप लगाना बेतुका है। बहरहाल बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की ये जोर आजमाइश कितनी कामयाब होती है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं 80,000 की सैलरी में 100 करोड़ की संपत्ति, ये कारनामा किया उत्तर प्रदेश की दारोगा नरगिस ने, जिसकी अकूत धन दौलत का खुलासा हुआ तो बड़े बड़े धन्ना सेठ भी शर्मा जाएं।
लग्जरी गाड़ियों से लेकर करोड़ों की कोठी की मालकिन नरगिस के भ्रष्टाचार लोक से क्या कुछ निकला है और एक दरोगा कैसे बनी करोड़ों की मालकिन, देखिए रिपोर्ट। महिला इंस्पेक्टर का पाताल लोक, भ्रष्टाचार की दारोगा, जनता का उठा भरोसा, 80,000 सैलरी, 100 करोड़ की संपत्ति। जहां आम आदमी एक एक पैसा जोड़ रोजी रोटी के लिए दिन रात पिसता रहता है, तो वहीं सिस्टम में बैठे कुछ लोग देखते ही देखते अकूत संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। ये दो तस्वीरें खोखले हो चुके उसी सिस्टम की गवाही दे रही हैं। बिहार के सस्पेंड हो चुके एएसआई के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए। बकायदा नोट गिनने की मशीन भी रखी हुई थी, मतलब हाथ से कमाई गिनना मुश्किल था। वहीं ये यूपी की एक इंस्पेक्टर है जिन्होंने राजनीतिक रसूख और पावर से ऐसा गोलमाल किया कि करोड़ों की मालकिन बन गई। उत्तर प्रदेश पुलिस के बरेली में तैनात महिला इंस्पेक्टर नरगिस खान पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। मैडम इंस्पेक्टर और उसके पति सुरेश ने हजारों की सैलरी में देखते ही देखते 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। जांच में पता चला है कि नरगिस खान ने 14 साल में 5,36,49,824 रुपए की कमाई की, जबकि 10,59,85,362 रुपए खर्च किए। यानी नरगिस खान ने कमाई के मुकाबले डबल खर्चा किया। 14 साल में नरगिस खान के न केवल खर्चे दोगुने हुए, बल्कि कमाई की स्पीड के मामले में नरगिस खान ने देश के बड़े बड़े स्टार्टअप को भी पीछे छोड़ दिया। पति पत्नी पर 100 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप है। मेरठ में नरगिस खान और सुरेश कुमार के नाम पर 5 करोड़ रुपए की एक कोठी है। इसके अलावा मेरठ में ही नरगिस खान के पति सुरेश कुमार के नाम पर 20 से ज्यादा दुकानें हैं। भ्रष्टाचार के आरोप पे घिरी यूपी पुलिस की इंस्पेक्टर नरगिस खान की गढ़ रोड पर तमाम 8 दुकानें बताई जा रही हैं, जो कि नरगिस खान के पति सुरेश के नाम पर दर्ज है, जिसमें कुछ रेस्टोरेंट बार भी चल रहे हैं। और इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 8 दुकानें ऐसी बताई जा रही है जो नरगिस खान और उसके पति के नाम पर दर्ज है। जो जांच हुई उसमें ये पता लगा कि तकरीबन 97% प्रॉपर्टी का इजाफा जो है वो किया गया। कमाई अगर कल्प वृक्ष की तरह होती है तो अक्सर लोग अपने सारे शौक को पूरा करते हैं। नरगिस खान ने भी अपने सारे शौक पूरे किए। नरगिस खान को महंगी गाड़ियों का शौक है। नरगिस खान की पार्किंग में लग्जरी गाड़ियों का काफिला है। बेहद लग्जरी घर है। आप देखेंगे बाहर से ही आपको समझ आएगा कि लग्जरी की पहचान कही जाने वाली नरगिस खान के ऊपर अब शिकंजा कहीं ना कहीं कसने लगा है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि लग्जरी गाड़ियों का उनको शौक था, और घर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि हाई प्रोफाइल इलाके में घर होना। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि ना सिर्फ मेरठ बल्कि नोएडा के अंदर फ्लैट होने की बात है, लखनऊ में संपत्ति होने की बात है, कानपुर में संपत्ति होने की बात है, पेट्रोल पंप होने की बात इसमें सामने आ रही है। नरगिस के पति सुरेश शेखर उर्फ सुरेश यादव खुद समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है। सूत्रों की माने तो सुरेश की सपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ उठना बैठना रहा है। सपा राज में सुरेश ने नरगिस को हमेशा मलाईदार थानों में पोस्टिंग दिलाई। कि नरगिस खान सपा के समय में एक अच्छी पोस्टिंग पे वो अलग अलग लोकेशंस पर तैनात रही, और उस दौरान उन्होंने काफ़ी संपत्तियां अर्जित की। मेरठ के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, कई प्लॉट उन्होंने खरीदे, 8 दुकानें खरीदी, कई कोठियां उनके पास हैं। तो इस तरीके की जो संपत्तियों को लेकर जब जांच शुरू की गई तो पता लगा कि नरगिस खान के पास तकरीबन 80 करोड़ से भी ज़्यादा की जो संपत्तियाँ हैं वो हैं। हालांकि जैसे ही नरगिस खान पर आरोप लगा तो नरगिस खान छुट्टी पर चली गई, जबकि कानपुर देहात पुलिस ने अपने ही भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नरगिस खान के पति सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त सुरेश यादव लगभग 13 वर्षों से अरेस्ट नहीं हुआ था। माननीय न्यायालय द्वारा इस पर स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिस पर जनपद की सर्विलांस एवं थाना टीम के संयुक्त प्रयास से इसे जनपद मेरठ के शास्त्री नगर ब्लॉक से अरेस्ट किया गया है और शेष वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सरकार बदली तो नरगिस और सुरेश के काले कारनामे खुल गए। सवाल अभी भी यही है कि पिछले 14 सालों में ये जांच क्यों नहीं हुई। खैर, आयकर विभाग और एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आंकड़ा 100 करोड़ के पार भी पहुंचता है तो हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बताया यही जा रहा है कि दारोगा की तरफ से ये 100 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति जो है राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए इकट्ठा की गई है, जिसमें उसका पति भी उसका साथ देता हुआ राजनीतिक रसूख बनाता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जिसमें 9 साल की मासूम के साथ आरोपी नौशाद ने हैवानियत को अंजाम दिया। उसके बाद उसे जिंदा सूटकेस में बंद कर घर से फरार हो गया। बच्ची की लाश जब सूटकेस से बरामद हुई तो पूरी दरिंदगी का खुलासा हुआ। कैसे हैवान नौशाद ने इस दरिंदगी को दिया अंजाम, जरा देखिए। दिल्ली के नेहरू विहार में बकरीद के मौके पर एक 9 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या की खबर ने राजधानी को फिर से शर्मसार कर दिया। दिल्ली के नेहरू विहार में हैवानियत, यौन उत्पीड़न के बाद मासूम की हत्या, मासूम के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान। शनिवार की रात करीब 9 बजे नेहरू विहार में एक बच्ची का शव सूटकेस में मिलने की खबर सामने आई। सूचना बच्ची के पिता ने ही दी थी। बच्चे का शव पड़ोस में ही एक बंद फ्लैट के अंदर सूटकेस में मिला था। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची के साथ पहले रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। बच्ची से हैवानियत को अंजाम देने वाला आरोपी नौशाद है। वहीं बताया जा रहा है कि नौशाद बिरयानी की दुकान में काम करता है। नौशाद ने जो गुनाह किया है उससे साफ पता चलता है कि वो इंसान के भेष में जल्लाद है। वारदात के लिए त्योहार का दिन चुना, त्योहार के दिन भीड़ का फायदा उठाया, फुसलाने के लिए चॉकलेट का लालच दिया। रेप के बाद बच्ची को सूटकेस में डाला, घर में ताला बंद कर फरार हो गया। आधा घंटे वो वापस नहीं आई, तलाश करने के लिए भेजा, फिर देख के अभी क्यों नहीं आई है, बर्फ ले गए तो वहाँ पता चला कि यहाँ तो आई नहीं है। फिर हमने उसको ढूंढना शुरू करा कि कहीं बच्चों में खेलने लगी होगी, ईद का दिन है। ढूंढा काफ़ी देर नहीं मिली तो एक सामने वाली जिस फ्लैट में ये हमें बच्ची मिली है, उसके सामने वाली ने हमें बताया कि हमारी मिसेज को कि आपकी बच्ची को हमने सामने प्लॉट में जाते हुए देखा था, को फांसी लगनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए उसके। नौशाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए और उस दरिंदे को हमारे सामने लाके खड़ा करना चाहिए, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। कि उसको इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इनकी पोती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भी बच्चियां हैं, इनकी भी बच्चियां हैं, इन सबकी बच्चियां हैं। जिस बच्ची को भी जिंदगी में काफी आगे बढ़ना था, समाज में नाम कमाना था, अपने सपनों को जीना था, नौशाद ने उस मासूम को अपनी हवस का शिकार बना दिया। मासूम की जिंदगी छीन ली और फरार हो गया। हमने जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको चिन्हित कर सील किया गया और क्राइम और एफएसएल टीम के द्वारा उसको प्रोसेस करके वहाँ से एग्जिबिट्स इकट्ठा किए गए जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। परिवार के और कुछ आई विटनेसेस के स्टेटमेंट के आधार पर अभियुक्त के बारे में क्लूज मिले हैं और उन क्लूज को यूज़ करते हुए मल्टीपल टीम्स, इवन जो डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशंस यूनिट की टीम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है ताकि अभियुक्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने आरोपी गिरफ्तारी के लिए 7 टीमों का गठन किया है। टीमें दिल्ली के अलावा अलीगढ़, मेरठ और गाजियाबाद में दबिश दे रही हैं। रूह झकझोर देने वाली इस घटना का आरोपी नौशाद ज्यादा दिनों तक कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। हालांकि हैवान नौशाद के लिए कोई भी सजा नाकाफी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सीएम योगी पूरी तरह से सख्त हैं, तो वहीं मथुरा में लव जिहाद के जरिए 23 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले इमरान का लव जिहाद कांड सामने आया है। देखिएगा। जगह मथुरा, नाम इमरान, काम ऑटो ड्राइवर। ध्यान से देखिए इस चेहरे को। दुनिया के सामने यह शख्स ऑटो चलाता है, लेकिन चेहरे के पीछे छिपा है जिहादी सोच वाला हैवान। मथुरा से आए सनसनीखेज मामले ने हिंदू संगठनों के कान खड़े कर दिए। हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा था मुस्लिम ऑटो ड्राइवर। इमरान पहले हिंदू युवतियों से दोस्ती करता था, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था, व्हाट्सएप पर लड़कियों की तस्वीरें लगाता था। मामला मछली मंडी इलाके का है। आरोपी की पहचान इमरान के रूप में हुई है, जो पेशे से ऑटो चालक है। इमरान पर आरोप है कि वो हिंदू नाम से खुद को परिचित कराता था, फिर हिंदू लड़कियों से दोस्ती बढ़ाकर उन्हें प्रेम जाल में फंसा लेता था।
जब लड़कियां उस पर भरोसा करने लगती तब उसके साथ निजी पलों के वीडियो को वो वायरल करने की धमकी देता था और ब्लैकमेल करता था। और 50 लड़कियां जो हिंदू हैं उन्हें टारगेट बनाने की कोशिश जो है वो इमरान की थी। 23 लड़कियों को उसने अपने जाल में लव जिहाद के फंसाया था। अब उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। तरकश में फिलहाल के लिए इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं फौरन। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी?